नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अध्याय 12 की क्लास हम कर रहे थे। आज की क्लास की शुरुआत धारा 258 से करेंगे। धारा 258 में प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को प्रतिबंधित या वर्जित करने की शक्ति का प्रावधान है। इस धारा में पहला पॉइंट है, तत्समय प्रवर्तित किसी विधि और राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग में या संपूर्ण भाग में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की थैली विनिर्मित करने, विक्रय करने या उपयोग करने को वर्जित या प्रतिबंधित करने की शक्ति नगरपालिका को होगी। इस धारा का अर्थ यही हो जाएगा कि उस समय कोई यदि विधि लागू होती है तो उसके अनुसार या राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश के द्वारा नगरपालिका राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके प्लास्टिक की थैलियों को नगरपालिका क्षेत्र के संपूर्ण भाग में या किसी विशिष्ट भाग में उसके उपयोग को, उसके निर्माण को और उसके विक्रय को प्रतिबंधित कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, उपधारा 1 के उल्लंघन पर 3 माह तक का सादा कारावास या 100 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, और अपराध जारी रहने पर प्रत्येक दिवस के 50 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो इस पॉइंट का अर्थ भी यही हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति पर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या 3 माह तक का कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और आगे यह दिया गया है कि यदि अपराध जारी रहता है तो उस स्थिति में प्रत्येक दिवस के लिए 50 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से जुर्माना और लग सकता है। अगली धारा है धारा 259, जिसके अंदर कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में दिया गया है, कोई व्यक्ति अपने नियंत्रणाधीन भवन या भूमि से धारा 202 में उपबंधित मल वहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेता है या नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना मल नाली के पानी को, दुर्गंधपूर्ण पदार्थों को मार्ग या खुले स्थान में फेंकता है या बहाता है तो 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है उस व्यक्ति के ऊपर। इस धारा का अर्थ यही हो जाएगा कि जहां सीवेज लाइन की व्यवस्था की गई है, यदि कोई व्यक्ति सीवेज लाइन से कनेक्शन नहीं लेता है और जो मल वहन प्रणाली का उपयोग नहीं करता है और मल और दुर्गंधपूर्ण पदार्थों को खुले में फेंकता है या बहाता है, तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका उस व्यक्ति पर 5000 रुपये तक का जुर्माना ले सकती है। अगली धारा है धारा 260, जिसमें गंदे भवन आदि के बारे में प्रावधान है। इस धारा में पहला पॉइंट हम देखें कि जो कोई किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी होते हुए उसे गंदी तथा अस्वस्थकर हालत में रखता है अथवा नगरपालिका की राय में पड़ोस के लिए न्यूसेंस होने देता है या उसमें नागफनी या दुर्गंधपूर्ण वनस्पति उगाता है, नगरपालिका द्वारा साफ करने, कटवाने या अच्छी हालत में करने के नोटिस के बाद भी अनुपालन नहीं करता है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक जुर्माना और अनुपालन में विफलता जारी रहने पर प्रत्येक दिवस के लिए 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब इस पॉइंट के अर्थ को आप इस प्रकार समझिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी भवन या भूमि है और वह व्यक्ति उस भवन या भूमि का स्वामी है या अधिभोगी है, तो इस प्रकार की भूमि और भवन का जो स्वामी और अधिभोगी है वह उस भूमि और भवन को गंदी हालत में रखता है, अस्वस्थकर हालत में रखता है, जिससे पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी बाधा उत्पन्न होती है। उसमें नागफनी, दुर्गंधपूर्ण वनस्पति इत्यादि उगने देता है, उनकी सफाई इत्यादि नहीं कराता है, तो नगरपालिका उस स्वामी को या अधिभोगी को नोटिस देगी कि वह उपयुक्त भूमि या भवन की सफाई कराए, उसे साफ रखे और उसे स्वस्थ हालत में रखे, जिससे कि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि व्यक्ति इस नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो उस पर मिनिमम 1000 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यदि व्यक्ति नोटिस जारी होने के बाद भी और जुर्माना लगने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं करता है और अपराध को जारी रखता है तो उस स्थिति में नगरपालिका उस व्यक्ति से प्रत्येक दिवस के लिए 50 रुपये मिनिमम और अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना ले सकती है। धारा 260 में कुछ पॉइंट और बाकी हैं जिनकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। धारा 260 में अगला पॉइंट है, यदि भवन की हालत नगरपालिका की विवेक बुद्धि में मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो तो वह लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के उपयोग को
तब तक के लिए रोक सकेगी जब तक उसे रहने योग्य ना बना दिया जाए। तो इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका को किसी भवन की स्थिति इस प्रकार की लगती है कि उसे लगे कि यह रहने के लिए अनुपयुक्त है, तो नगर पालिका उस भवन के उपयोग को लिखित नोटिस के द्वारा रोक सकती है। और कब तक के लिए रोक सकती है? कि जब तक उस भवन का स्वामी उस भवन को रहने योग्य ना बना दे। तो यह पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है। अगला पॉइंट है, यदि भवन जीर्णावस्था में है, उपेक्षित, परित्यक्त अथवा अप्रयुक्त अथवा किराएदार विहीन दशा में है तथा उस कारण से, पहला पॉइंट, बेकार तथा उपद्रवी व्यक्तियों का अथवा ऐसे व्यक्तियों का जिनके जीविका निर्वाह का कोई दृश्यमान साधन ना हो अथवा स्वयं का परिचय ना दे सकें, आश्रय स्थल बन जाता है। दूसरा पॉइंट, किन्हीं अस्वास्थ्यकर अथवा अनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में आने लगता है। तीसरा, सर्पों, चूहों, अन्य खतरनाक जीवों का शरण स्थल हो गया हो तो उसके बारे में आपत्ति उठाई जा सकती है कि वह न्यूसेंस है, असुविधा का कारण है। तो नगर पालिका उस भवन के स्वामी को यदि ज्ञात हो तो या भवन के बाहर नोटिस चिपकाएगी, नोटिस में निर्दिष्ट व्यवस्था की अपेक्षा करेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भवन है जो जीर्णावस्था में है अर्थात जर्जर हालत में है, उपेक्षित या प्रत्यक्त है अर्थात उसमें कोई रह नहीं रहा है, उसे छोड़ दिया गया है। आगे दिया गया है अप्रयुक्त हो, किराएदार विहीन हो अर्थात उसमें कोई किराएदार भी नहीं रह रहा हो। तो उस दशा में जब कोई भवन होता है तो उस कारण से क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो पहले उनके बारे में बताया गया है। जब कोई भवन इस प्रकार की स्थिति में है तो हो सकता है इस प्रकार के भवन में बेकार और उपद्रवी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिनका जीविका निर्वाह का कोई साधन ना हो, अर्थात आपने देखा भी होगा कई प्रकार के भवन ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में होते हैं जिनमें कोई नहीं रह रहा होता है, खंडर अवस्था में होते हैं। तो अधिकतर इस प्रकार के भवनों में जो उपद्रवी व्यक्ति हैं या तो वो शरण ले लेते हैं या ऐसे व्यक्ति जिनका जीविका निर्वाह का कोई साधन नहीं है, जो बाजार में घूमते रहते हैं, मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, वह व्यक्ति ऐसे भवनों में शरण ले लेते हैं। स्वयं का परिचय ना दे सकें अर्थात जो व्यक्ति अपना स्वयं का परिचय भी नहीं दे पा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति स्तर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे भवनों में शरण ले लेते हैं। आगे दिया गया है किसी अस्वास्थ्यकर और अनैतिक उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग होने लगे उस भवन का। और तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि उस खंडर भवन में कोई सर्प, चूहे या और खतरनाक जीव शरण ले लें। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति उस भवन के संबंध में आपत्ति उठा सकता है और आपत्ति के माध्यम से वह यह बता सकता है कि यह भवन न्यूसेंस है, असुविधा का कारण है, ये आसपास के लोगों और वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए असुविधा उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में जो नगर पालिका है वह उस भवन के स्वामी को नोटिस भेजेगी। यदि नगर पालिका को भवन के स्वामी के बारे में पता है तो वह भवन के स्वामी को नोटिस भेज देगी। यदि भवन के स्वामी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका एक नोटिस उस खंडर भवन पर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उस भवन के बाहर चिपकाएगी और यह अपेक्षा करेगी कि जो भी इस भवन में हित साधक हैं अर्थात जिन लोगों का इस भवन से हित जुड़ा हुआ है वह लोग इस भवन को पुनः दुरुस्त अवस्था में करें या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था करें जिससे यह न्यूसेंस पैदा ना करे और असुविधा का कारण ना बने। तो ऐसी अपेक्षा नोटिस में लिखित होगी और नोटिस में लिखित व्यवस्थाओं को करने की अपेक्षा नगर पालिका उन व्यक्तियों से कर सकेगी। तो यह पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है। इस धारा में 2 पॉइंट और शेष हैं, उनकी चर्चा भी हम अभी करते हैं। धारा 260 में चौथा पॉइंट है, नगर पालिका नोटिस में उल्लेखित अवधि के भीतर अपेक्षाओं का अनुपालन स्वामी या हितधारक के खर्चे पर क्रियान्वित करेगी और यदि भवन गिराया जाता है तो मलबे को तुरंत हटवाएगी तथा विक्रय करवा देगी। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि यदि भवन न्यूसेंस पैदा करता है तो भवन के स्वामी को नोटिस दिया जाएगा और जो नोटिस दिया जाएगा उसके अंदर एक अवधि का निर्दिष्ट किया जाएगा कि इस अवधि या समय के भीतर अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए। तो जिस अवधि के भीतर अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना है तो उन सभी अपेक्षाओं के ऊपर या भवन को व्यवस्थित करने के ऊपर जो भी खर्चा होगा वह भवन के स्वामी या हितधारक के द्वारा खर्च किया जाएगा। यदि भवन गिराया जाता है तो जो भी मलबा होगा नगर पालिका उस मलबे को तुरंत हटवा देगी तथा विक्रय करवा देगी। अगला पॉइंट, मलबे के विक्रय किए जाने की दशा में विक्रय आगमों को
नगर पालिका द्वारा भवन को गिराने, मलबा हटाने, विक्रय करने में उपगत व्यय में उपयोजित किया जाएगा। यदि वह राशि अधिक है जो विक्रय आगम से ना चुके तो वसूल की जाएगी, परंतु समस्त व्यय चुकाने के बाद रकम अधिशेष रहे तो विक्रय की तारीख से 6 माह के भीतर आवेदन किए जाने पर स्वामी या हितधारक को संदेह होगी। अब इस पॉइंट का अर्थ समझें। इस पॉइंट का अर्थ यह है कि यदि भवन को गिराया जाता है तो जो भी मलबा है नगर पालिका उस मलबे को तुरंत हटवाकर विक्रय कर देगी। यदि मलबे का विक्रय किया जाता है तो विक्रय करने पर जो भी धनराशि प्राप्त होगी उस धनराशि का सबसे पहला उपयोग ये होगा कि नगर पालिका को भवन गिराने में, मलबा उठाने में और उस मलबे को बेचने में जो भी खर्चा हुआ है सबसे पहले नगर पालिका अपना वह खर्चा काटेगी। यदि खर्चा अधिक हुआ है जो कि विक्रय, मलबे के विक्रय से जो राशि प्राप्त हुई है उससे भी नहीं चुक रहा है तो फिर नगर पालिका जो खर्चा अधिक हुआ है उसको भवन के स्वामी या हितधारक से वसूल करेगी। यदि मलबे के विक्रय पर जो धनराशि प्राप्त हुई है सभी खर्चे काटने के बाद यदि अधिशेष बचता है, यदि राशि बचती है तो विक्रय की तारीख से 6 माह के भीतर यदि भवन का स्वामी और हितधारक यदि आवेदन करता है तो उसको संदक्त कर दी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो यह धारा 260 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 261 जिसमें नहाने के स्थान के बारे में प्रावधान है। इस धारा में दिया गया है नगर पालिका नहाने के लिए उपयोग में लाने के उद्देश्य से पर्याप्त सार्वजनिक स्थान अलग से नियत कर सकेगी और निवासियों के नहाने के लिए पर्याप्त संख्या में सुविधाजनक तालाबों अथवा जल प्रवाहों का भी प्रबंध कर सकेगी। तो इस पॉइंट में और इस धारा में यही बताया गया है कि नगर पालिका नहाने के लिए अलग से सार्वजनिक स्थानों को नियत कर सकेगी, वह जल प्रवाहों, जल कुंडों और तालाबों की अलग से व्यवस्था कर सकेगी और उन्हें नहाने के प्रयोजन के लिए निर्धारित कर सकेगी। इस धारा में यह भी दिया गया है कि नगर पालिका जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि के लिए अलग से तालाबों का प्रबंध भी कर सकती है। पॉइंट नंबर 2 है इस धारा के अधीन जारी आदेशों और नोटिस की प्रतियों को नगर पालिका कार्यालय में रखवाएगी जो युक्त समय पर जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। तो इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि इस धारा के अधीन या इस धारा से संबंधित जो भी आदेश और नोटिस पारित किए जाएंगे उनकी प्रतियों को नगर पालिका कार्यालय में रखवाया जाएगा और समय समय पर जनता उन आदेशों का निरीक्षण भी कर सकती है। अगली धारा है धारा 262 जिसके अंदर कलुषित जल के बारे में प्रावधान है। इस धारा में बताया गया है कि नगर पालिका के आदेश की अवज्ञा करते हुए नगर पालिका के स्वामित्व के किसी जलकुंड, तालाब, कुएं, जल सेतु में नहाता है, जानवरों को नहलाता है, गंदा तथा दूषित करता है तथा नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी तालाब, खाई के पानी को संतापकारी बना दे तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो धारा 262 के अंदर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि नगर पालिका की अवज्ञा करते हुए, नगर पालिका के जो आदेश हैं उनको ना मानते हुए यदि कोई व्यक्ति किसी तालाब में जो नगर पालिका के स्वामित्व में हो, तालाब, जलकुंड, कुएं इत्यादि में नहाता है, जानवरों को नहलाता है, किसी प्रकार के पदार्थ डालता है जिससे उसका पानी गंदा और दूषित हो जाए तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। साथ में यहाँ ये भी बताया गया है कि नगर पालिका के स्वामित्व वाले जलकुंडों पर तो यह लागू है ही, साथ में नगर पालिका की सीमा में जो भी खाई और तालाब आएंगे उन पर भी यह नियम लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति उनमें गंदगी इत्यादि फैलाता है, उसके पानी को संतापकारी अर्थात ऑफेंसिव बनाता है तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। धारा 263 में कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस के उपशमन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इस धारा में बताया है नगर पालिका की राय में पहला पॉइंट है का कोई जलकुंड, खाई, खान, गड्ढा, तालाब, कुआं, जलाशय या जल संग्रह और दूसरे नंबर पर दिया है कोई हौज अथवा जल का कोई अन्य पात्र चाहे भवन के अंदर हो या बाहर और तीसरा पॉइंट है कोई भूमि जिस पर पानी इकट्ठा होता है जो किसी निवास गृह से
100 मीटर के फासले के अंदर स्थित हो, जो मच्छरों के पैदा होने की जगह है या इसकी संभावना है या अन्य रूप से न्यूसेंस है, तो नगर पालिका लिखित सूचना द्वारा उसके स्वामी से उसे भरने, ढकने, बहाने और न्यूसेंस हटाने या उसका उपशमन करने की अपेक्षा कर सकेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। वैसे आसान धारा है, आपको समझ में भी आ गई होगी। इसमें बताया गया है कि नगर पालिका की राय में यदि कोई जलकुंड है, जलाशय है, खाई, खान या गड्ढा है, तालाब भी हो सकता है, या जल का कहीं संग्रह है, या फिर कोई हौज या जल का कोई अन्य पात्र जो भवन के अंदर भी हो सकता है, भवन के बाहर, या फिर कहीं पर जल संग्रहित हो रखा है और वह स्थान किसी निवास गृह के भवन से 100 मीटर के अंदर स्थित है और वहां मच्छरों के पैदा होने की संभावना है या मच्छर पैदा होते हैं या अन्य किसी प्रकार का न्यूसेंस हो सकता है। अन्य प्रकार के न्यूसेंस से आशय यहाँ हो जाएगा, हो सकता है वह पानी दुर्गंध का कारण हो, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस जलाशय के या जल संग्रह के स्वामी से यह अपेक्षा करेगी कि या तो वह उसको ढक दे या उस गड्ढे को भर दे या उसकी पानी है उसको बहा दे और जो भी न्यूसेंस पैदा हो रहा है उसको समाप्त करे, उसका अपशमन करे। ऐसी अपेक्षा नगर पालिका उस व्यक्ति से कर सकती है। आगे हम इस धारा के दूसरे पॉइंट के बारे में देखेंगे। आगे इस धारा में दूसरा पॉइंट है, नगर पालिका की लिखित पूर्व आज्ञा के बिना कोई नया तालाब या जलाशय खोदा या बनाया नहीं जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि नगर पालिका से परमिशन लेना आवश्यक है जब भी कोई नया तालाब या जलाशय खोदा या बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है, यदि ऐसी अनुज्ञा के बिना कोई कार्य शुरू किया जाता है या पूरा किया जाता है तो नगर पालिका या तो लिखित नोटिस द्वारा उसके स्वामी या व्यक्ति जिसने वह कार्य किया है उसको भरने या गिराने की अपेक्षा कर सकेगी। और दूसरा पॉइंट है, ऐसे कार्य के बने रहने की लिखित अनुज्ञा प्रदान करेगी। ऐसी अनुज्ञा स्वामी को उपबंध उल्लंघन की कार्रवाई से मुक्त नहीं करेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। यहाँ पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि कोई भी जलाशय या तालाब नगर पालिका की पूर्व आज्ञा के बिना नहीं बनाया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा तालाब खोद लिया है या जलाशय बना लिया है तो वहाँ दो प्रकार की स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति में बताया गया है कि नगर पालिका लिखित नोटिस के द्वारा उस जलाशय या तालाब के स्वामी से उसको भरने या गिराने की अपेक्षा कर सकती है, अर्थात जो भी तालाब खोदा गया है उसको भर दे या कोई जलाशय या कुंड का निर्माण किया गया है तो उसके निर्माण को गिरा दे। ऐसी अपेक्षा नगर पालिका उसके स्वामी से कर सकती है। और दूसरा पॉइंट यह है कि नगर पालिका उसके बने रहने की अनुज्ञा प्रदान कर सकती है, अर्थात नगर पालिका उसको परमिशन दे सकती है। और यहाँ आगे यह दिया गया है कि ऐसी परमिशन स्वामी को उपबंध उल्लंघन की कार्रवाई से मुक्त नहीं करेगी। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि उदाहरण के तौर पर हम समझें कि किसी व्यक्ति ने बिना नगर पालिका की लिखित आज्ञा के किसी जलाशय का निर्माण कर लिया और जब जलाशय का निर्माण किया तो उसके बाद नगर पालिका ने भी उसको मंजूरी दे दी, लेकिन वह व्यक्ति क्योंकि उसने का उपबंध का उल्लंघन किया है तो उसके लिए जो नगर पालिका कार्यवाही करेगी उससे मुक्त नहीं होगा। अर्थात जो जलाशय बिना आज्ञा के बनाया गया है उसको मंजूरी तो दे देगी नगर पालिका बाद में, लेकिन जो उल्लंघन किया है व्यक्ति ने कि बिना पूछे या बिना आज्ञा के निर्माण किया है उसको उसकी सजा या दंडित जो भी होगा वह भुगतना पड़ेगा और जो भी कार्रवाई होगी नगर पालिका के द्वारा वह कार्रवाई उस पर व्यक्ति पर होगी। अगली धारा है धारा 264, जिसके अंदर कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या स्थानीय चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर कि नगर पालिका के सीमाओं के भीतर किसी स्थान में किसी उपज विशेष की खेती करना, खाद का उपयोग करना या भूमि की सिंचाई करना जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो नगर पालिका राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसी खेती, खाद व सिंचाई को विनियमित या प्रतिषेध कर सकेगी। तो इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि जो निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा हैं या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या स्थानीय चिकित्सा अधिकारी यदि कोई रिपोर्ट देते हैं जिसमें वह यह बताते हैं कि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार की खेती करना या किसी खाद का उपयोग करना या भूमि की सिंचाई करना जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका
राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से एक ऐसा नोटिस जारी करेगी जिसमें वह उस विशेष प्रकार की कृषि करने या खेती करने को और खाद का उपयोग करने को और भूमि की सिंचाई करने को विनियमित अर्थात रेगुलेट कर सकती है या उसको रोक भी सकती है। आगे दिया गया है, परंतु जब ऐसी खेती, उपयोग अथवा सिंचाई सार्वजनिक नोटिस की तारीख से पिछले 5 वर्षों से ऐसे अनवरत रूप में की गई है तो ऐसे पूर्ण प्रतिबंध से उनको हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए उसमें हितवद्ध व्यक्तियों को नगर पालिका निधि से प्रतिकर संदत्त किया जाएगा। अब इन लाइनों का अर्थ ये हो जाएगा कि मान लीजिए चिकित्सा अधिकारी हैं या निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा हैं या कोई रिपोर्ट बनाते हैं और उसके द्वारा किसी विशेष प्रकार की उपज को या किसी खाद को या सिंचाई को वह जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हैं, तो जब नगर पालिका इसके लिए इसको रोकने या विनियमित करने के लिए जो नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी होने की जो तारीख है, यदि उस तारीख से 5 वर्ष पहले से ही वहाँ के किसान उस प्रकार की खेती को या उस प्रकार की खाद का उपयोग करते हुए आ रहे हैं या सिंचाई कर रहे हैं, तो अगर वो पिछले 5 साल से उसी प्रकार से लगातार करते हुए आ रहे हैं और अब नोटिस जारी होता है, तो नोटिस जारी होने पर यदि उस प्रकार की खेती करने, खाद का उपयोग करने और सिंचाई पर यदि रोक लगती है, तो उससे जो भी नुकसान किसानों को होगा उसका नुकसान की भरपाई नगर पालिका निधि से करेगी। अर्थात जो भी नुकसान होगा उसको संदत्त किया जाएगा नगर पालिका निधि से। क्यों? क्योंकि अब वो किसान के आय के रूप में वो खेती बन चुकी है या लगातार जब 5 वर्ष से आप यूज कर रहे हैं उसको किसान, तो वह उनकी आय का भी स्रोत बन चुका है। तो ऐसे में उनको नुकसान होगा और जो भी नुकसान होगा उसका संदत्त नगर पालिका निधि से किया जाएगा। तो यह धारा 264 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।